हाल के दिनों में बिहार में अपराध की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो रही हैं और आज जो वाक़या जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, उसका ताल्लुक भी बिहार से ही है। बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर से। मुज़फ़्फ़रपुर में एक जगह है जिसका नाम है रामराजी रोड। इस रामराजी रोड में कई मोहल्ले आबाद हैं और इन्हीं में से एक मोहल्ले की ये घटना है। सुबह सुबह का वक़्त था और तारीख़ थी 7 जुलाई की। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग एक घर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। बेसिकली ये आवाज़ एक महिला की है और कुछ बच्चे भी रोते चिल्लाते हुए सुनाई देते हैं। आसपास के लोग फ़ौरन उस घर की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं और वो जाकर देखते हैं कि घर में एक महिला बहुत ज़ोर से ज़ारो कतार रो रही है, फूट-फूट कर। बच्चे भी उसके इर्द-गिर्द हैं, वो भी रो रहे हैं और अंदर कमरे में फ़र्श पर एक शख्स की लाश पड़ी हुई है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इसी घर में रहने वाला, इस घर का मालिक, जिसका नाम है मोहम्मद मुमताज़, उसकी लाश है। और जो महिला रो रही है उसका नाम है सबा फ़िरदौस, वो उसकी पत्नी है। और 3 छोटे-छोटे बच्चे ऑब्वियसली इन्हीं माँ-बाप के बच्चे हैं। खून से सनी लाश फर्श पर पड़ी हुई, महिला बेसुध, बेसाख्ता, बेतहाशा रोती जा रही है। और आसपास के लोग, जब ये पता चलता है कि ऐसी घटना हुई है, किसी ने घर में घुसकर मुमताज़ की हत्या कर दी है, तो पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। आप समझ सकते हैं, मतलब ऐसी घटनाएँ तो लोगों को खींचती हैं अपनी तरफ। कुछ लोग जो है हमदर्दी के लिए और सपोर्ट के लिए पहुँचते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है वो तमाशा देखने के लिए पहुँचते हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर लग गई और फ़ौरन पुलिस को इस घटना के बारे में खबर दी जाती है। ये जो मोहम्मद मुमताज़ है जिसकी हत्या हुई थी, ये पंचायत में रोज़गार सेवक के तौर पर काम करता था। और ये सबा फ़िरदौस जो है वो एक पढ़ने लिखने वाली महिला थी। हालाँकि उसकी अब शादी हो चुकी थी, उसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाएँ जो हैं वो लगातार देने की तैयारी कर रही थी और प्रीवियसली यानी पहले वो इन एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट भी कर चुकी थी। यानी काफ़ी पढ़ी लिखी और मेरिटोरियस वो महिला थी। लेकिन ये हत्या की घटना हुई कैसे? घर में घुसकर पुरुष जो है घर का, यानी मोहम्मद मुमताज़, उसको किसने इस तरह से चाकुओं से बिल्कुल छलनी कर दिया, गोद डाला और महिला और बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सब कुछ हुआ कैसे? लोगों के मन में ये सवाल, ये कौतूहल था। लेकिन जितने भी लोग और ख़ासकर महिलाएं सबा फ़िरदौस को संभाल रही थी और उससे पूछ रही थी कि बेटी बताओ क्या हुआ, वो किसी को भी ठीक से कुछ बता नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। वो बहुत गम में थी और कभी उसकी ज़ुबान लड़खड़ा जाती, कभी वो बेहोश हो जाती, उसको पानी पिलाना पड़ता और कोई भी सेंटेंस वो ठीक से पूरा नहीं कर पा रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और गमी का माहौल था। बहरहाल पुलिस यहाँ पर पहुँची और पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। पहले पुलिस ने भांपा सब कुछ। अब घर में जो चश्मदीद लोग थे, उनमें 3 छोटे-छोटे बच्चे थे, उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ करने का फ़ायदा नहीं था और जो महिला थी उसकी हालत काफ़ी बुरी थी। तो पुलिस ने सबसे पहले मौके का बहुत बारीकी से मुआयना किया। पुलिस जब घर के अंदर गई तो उसने देखा कि फ़र्श पर लाश जो है वो औंधे मुँह पड़ी हुई है, मोहम्मद मुमताज़ की। और पूरे फर्श पर जो है वो खून बिखरा हुआ है। अंदर के कमरे में जो स्टडी टेबल है जहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ दीवार पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। एक पंक्ति थी जो बहुत आई बॉल कैच करने वाली पंक्ति थी। उस पंक्ति में ये लिखा हुआ था कि हारना मुझे मंज़ूर है, लेकिन खेल तो मैं बड़ा ही खेलूँगी। अब ये पंक्ति किसने लिखी थी, ये भी एक रहस्य था। और सबा फ़िरदौस से जब पूछताछ हो रही थी तो वो लगातार जो है ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। जब थोड़ा सेटल हुई वो, तो पुलिस ने पूछा, तब उसने इस कत्ल की कहानी बताई और वो कहानी अपने आप में बहुत ही अफ़सोसनाक थी। उसका ये कहना था कि रात को पावर कट हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी और मैं गहरी नींद में थी। जैसे ही मेरी नींद खुली अर्ली मॉर्निंग में, तो मैंने ये देखा कि मेरे पति मुमताज़ जो है वो बिस्तर पर नहीं हैं और जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि इस कमरे में वो इस हालत में पड़े हुए थे। बोलकर वो फिर से बेहोश होने लगी और रोने लग गई। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बॉडी जो है वो उल्टे मुँह पड़ी हुई थी। अब पुलिस ये कहानी सुनकर जो है वो चकरा गई, हैरान रह गई। वो इसलिए भी हैरान रह गई क्योंकि घर में कोई फ़ोर्सफुल एंट्री, दरवाज़ा तोड़कर घुसने या कोई शोर-शराबे की कोई आवाज़ किसी ने भी नहीं सुनी थी। यहाँ तक कि जो बच्चे थे उनको भी पता नहीं चला और सबसे हैरानी की बात तो ये कि जो पीड़ित महिला थी सबा, उसे भी नहीं पता चला कि उसके घर में कोई कातिल घुस आया और उसने उसी छोटे से घर में उसके पति की जान ले ली चाकू मारकर।
इतने चाकू मारे कि पूरा शरीर छलनी हो गया और उसे पता नहीं चला, वो सोती रह गई। उसकी जब नींद खुली तब उसने रियलाइज़ किया कि यह घटना हुई है। तो ये कहानी अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी थी, बहुत ही चौंकाने वाली थी। अब पुलिस को ये भी लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घटना की कहानी या सच कुछ और हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि सबा हमसे कुछ छुपा रही हो। तो पुलिस ने थोड़ा इंतज़ार किया, फिर डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। लोग जो इलाके के होते हैं वो कई बार इस तरह की घटनाओं पर पुलिस के ऊपर नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं। लाजमी भी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन कुछ क्राइम, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसके लिए पुलिस को दोषी नहीं ठहरा सकते। बहरहाल, तो इस मामले में पुलिस थोड़ा इंतजार कर रही थी कि एक बार तो हमने बयान लिया है, दूसरी बार बयान लेंगे। इस बार पुलिस फिर से 2-3 घंटे के बाद सबा से पूछताछ करती है, और जब पूछताछ करती है तो सबा एक नई कहानी लेकर आती है। इस बार सबा ये बताती है कि मेरे घर में कुछ अनजान लोग घुस आए थे और हमें नहीं पता वो कैसे घुस आए, और मेरी तभी नींद खुल गई और मैंने देखा कि मेरे शौहर को, मुमताज़ को उन लोगों ने पकड़ रखा है। वो लोग जो है वो नकाब लगाए हुए थे और उनके पास चाकू था। मैं रोकती रह गई और मेरी आंखों के सामने मेरे पति मुमताज़ को उन्होंने ताबड़तोड़ चाकू मारे और चाकुओं से वार करके यूं फर्श पर उसको फेंक करके वो लोग यहाँ से फ़रार हो गए। और जैसे ही वो भागे उसके बाद से मैं लगातार मदद मांग रही हूँ, रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, और बस इस तरह से मेरी आंखों के सामने मेरा सुहाग उजड़ गया, मेरे पति की हत्या हो गई। अब पुलिस ये कहानी सुनकर जो है वो और चकरा जाती है, क्योंकि पुलिस को पहले सबा ने ये बताया था कि वो गहरी नींद में सो रही थी, पावर कट हो गया था। जब नींद खुली तो उसके बाद उसे पता चला कि उसके पति का कत्ल हो गया है अर्ली मॉर्निंग में। अब सबा ये बता रही थी कि उसकी आंखों के सामने पति का कत्ल हो गया और वो बेबस, लाचार, घबराई हुई सब कुछ देखती रही। तो ये दोनों कहानी में जो है आसमान ज़मीन का फ़र्क था। तो ऐसा आमतौर पर तभी होता है जब कहानी सुनाने वाला या सुनाने वाली झूठ बोल रही होती है। तो सबा के मामले में अब पुलिस को यकीन हो चला था कि ये जो है वो झूठ बोल रही है। उस घर में, हालांकि जिसे कहते हैं ना हम्बल बैकग्राउंड के लोग हैं, लेकिन उस घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और ख़ासकर घर के गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। तो यहाँ पर पुलिस को बड़ी उम्मीद थी कि सीसीटीवी कैमरों से सच पता चल जाएगा। अगर बाहर से कोई भी कातिल आया होगा तो उसके फुटेज वगैरह आसानी से जो है पुलिस को मिल जाएंगे। तो पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच करने की शुरुआत की और पूछा सबा से कि डीवीआर कहाँ पर है, तो सबा ने बताया कि डीवीआर तो वो लेकर चले गए। अब पुलिस जो है उसको और एक झटका लगा इन्वेस्टिगेशन को। पहले एक कहानी का झटका, फिर दूसरी कहानी का झटका, दोनों कहानियाँ अलग अलग, फिर ये तीसरा झटका कि डीवीआर गायब। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि हर कदम पर जो है इस मामले की तफ्तीश में कातिल जो है वो रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहा है, और पुलिस का शक जो है वो सबा पर गहराता जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने सबा से सख्ती करने का फैसला किया। कुछ एक रोज़ गुजर गए, थोड़ा सा मामला कूल डाउन हुआ। कूल डाउन इन अ सेंस कि वक्त के साथ चीज़ें जो है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होती जाती हैं, नरम पड़ती जाती हैं। लोगों का गुस्सा भी पुलिस पर से थोड़ा कम हुआ। पुलिस जांच कर रही थी, आ जा रही थी, पोस्टमार्टम करवाया गया। तो इसके बाद पुलिस ने जब सबा से पूछताछ की तो सबा फिर से कुछ नई कहानी और इधर उधर की बातें पुलिस को सुना रही थी। तो पुलिस ने उससे अब बहुत क्लियरली ये कहा कि देखो, बहुत हो गया, कई दिनों से तुम्हारी झूठी कहानियां हम सुन रहे हैं, अब हमें सच सच बताओ कि ये मामला क्या है। हमें ये अच्छी तरह पता है कि ये कत्ल तुमने किया है, हमारे पास उसके सबूत हैं। जब पुलिस बहुत अफर्म तरीके से ये बात पुलिस ने सबा से कही तो सबा जो है वो टूट गई और उसने मान लिया कि हाँ, उसी ने अपने पति मोहम्मद मुमताज़ का कत्ल किया है। अब पुलिस ने पूछा कि भाई तुमने कैसे कत्ल किया, क्यों किया? तो उसने कहा कि मेरे पति नींद में थे और मैं पहले से तैयार थी, क्योंकि मैंने प्लानिंग कर रखी थी कि मैं हत्या करूंगी, और फिर मैंने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया और ज़्यादा ही मैंने, चूँकि मैं तैयार थी पहले से, मुझे तो नींद थी नहीं, वो नींद में थे, तो वार करने पर उनकी हालत ख़राब हो गई। वो फिर रिटेलिएट नहीं कर सके, अपने आप को बचा भी नहीं सके, और इस तरह से मैंने उनको कम से कम 15 से 16 चाकू मारे और उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वो चाकू भी बरामद कर लिया। अब जब ये कहानी साफ़ हो गई तो पुलिस ने फिर ये पूछा सबा से कि तुमने ये हत्या क्यों की, अपने पति को इस तरह से क्यों मारा? तो उसने कहा कि मेरा पति मुझे सताया करता था और मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा करता था। तो पुलिस ने कहा कि इसकी क्या वजह है? तो सबा ने ये बताया कि मेरा पति दरअसल किसी और लड़की के साथ हाल के कुछ सालों से इन्वॉल्व है और लगातार उससे छिप छिप कर बातें करता है। मैं जब भी रोकती टोकती हूँ तो वो जो है मुझे झूठ बोलता है और सच नहीं बताता है। तो इस बात को लेकर मेरे और मेरे पति के बीच में काफ़ी अनबन और कहासुनी होती रहती है। तो इसी कहासुनी और अनबन की वजह से मेरा पति मुझे पीटता है, जिससे मैं बहुत गुस्से में थी और मैं अपने पति से निजात पाना चाहती थी, इसलिए मैंने हत्या कर दी।
तो एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसी कहानी जो शुरू में कातिल ने अपने तौर पर काफ़ी ज़्यादा उलझाने की कोशिश की थी। पुलिस ने कुछ दिनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद उस पूरी कहानी का खुलासा कर दिया। लेकिन अब पुलिस को इस मामले में कुछ और सबूत भी जुटाने थे। जो कहानी सबा शुरू में बता रही थी वो कहानी झूठी निकली, बाद में वो जो कबूल रही है वो कहानी सही है। इसको भी सब्सटेंशिएट करने के लिए, कोर्ट में उस बात को साबित करने के लिए पुलिस को सबूतों की दरकार होती। तो पुलिस ने सबा का मोबाइल फ़ोन जो है उसे रिकवर किया और उसकी जाँच करने की शुरुआत की। और इस जाँच से कुछ बड़ी चौंकाने वाली बातें पता चली। एक तो बात ये पता चला कि सबा ने इस कत्ल से पहले बाकायदा लंबी तैयारी की, और लंबी तैयारी करने के साथ साथ उसने गूगल में ये सर्च किया कि किसी आदमी की जान कैसे लें, सबूत कैसे मिटाए जाए। और इस तरह की सर्च हिस्ट्री उसके मोबाइल फ़ोन में कई दिनों की मिली, जिससे ये पता चल रहा था कि सबा लगातार कत्ल करने का तौर तरीका ढूंढ रही थी और मुमताज़ को मारने की तैयारी कर रही थी। इसके साथ ही जब सबा से पूछताछ हुई तो उसने कहा कि उसने तकरीबन 100 से ज़्यादा क्राइम फिक्शन के एपिसोड्स देखे और उससे उसने क्राइम करने का आइडिया लिया, और उन एपिसोड्स को देखने के बाद फिर उसने तय किया कि वो अपने पति मुमताज़ की हत्या करेगी। चूँकि उसके अंदर मुमताज़ को लेकर काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था, इसीलिए अंदर कमरे में वो जो पंक्तियाँ लिखी हुई थी कि मुझे हारना मंजूर है लेकिन मैं खेल तो बड़ा ही खेलूँगी, वो पंक्तियाँ खुद सबा ने ही लिखी थी और उसी ने एक पेपर में वो लाइन लिखकर काफ़ी बड़े अक्षरों में दीवार पर चिपका दिया था। तो ये उसके माइंडसेट और उसके अंदर जो हिंसा की भावना थी उस बात का ये एक सबूत था। ये भी पुलिस ने उस पीस ऑफ पेपर को भी पुलिस ने कलेक्ट किया है, दीवार की तस्वीरें क्लिक की हैं, और ये चैट हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें जो है वो पुलिस को मिली है, मतलब मोबाइल की ब्राउजिंग हिस्ट्री। अब चैट हिस्ट्री की बात करते हैं तो अब तफ्तीश में ये पता चला है, कल की ये बात मैं बता रहा हूँ, कल यानी 15 तफ्तीश में पुलिस को ये बात पता चली है कि सबा का अपने ही किसी रिलेटिव के साथ जो है वो अफेयर है। देखिए कितनी हैरान करने वाली बात है। सबा मुमताज़ पर किसी के साथ अफेयर होने का इल्ज़ाम लगा रही थी और ये कह रही थी कि मुमताज़ इस वजह से उसे मारपीट करता है। लेकिन अब जब उसके मोबाइल फ़ोन की पड़ताल हुई है तो पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि मुमताज़ का किसी से अफेयर हो ना हो, लेकिन सबा का अपने एक रिलेटिव से अफेयर ज़रूर था, और इस अफेयर को लेकर मुमताज़ उसे रोका टोका करता था। मुमताज़ ने ही घर के मेन डोर पर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया था और लगातार वो अपने मोबाइल फ़ोन पर सीसीटीवी फुटेज को मॉनिटर किया करता था, ताकि वो ये देखता रहे कि उसकी गैरहाज़िरी में जो उनका और सबा का एक रिश्तेदार है जिसके साथ सबा का इलिसिट रिलेशन था, वो कहीं उनकी गैरहाज़िरी में आ तो नहीं रहा है। ये जो निगरानी करता था मुमताज़, असल गुस्सा, असल आक्रोश सबा के मन में अपने पति के खिलाफ इसी बात को लेकर था, और इसीलिए उसने ये प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के बाद उसने अपने पति की हत्या कर दी। अब पुलिस ने इस मामले में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था, पोस्टमार्टम में 17 बार चाकू मारे जाने के निशान सामने आए हैं। कुछ टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट अभी सामने आनी बाकी है, यानी ये पता चलना अभी बाकी है कि क्या मौत से पहले मुमताज़ को कोई नशीली चीज़ या कोई नींद की गोली या दवा दी गई थी क्या, जिससे वो कोई प्रतिकार नहीं कर सका और उस पर उसकी पत्नी इतने चाकू बरसाती रही। तो पुलिस जो है इस पहलू को अभी खंगाल कर देख रही है। ये मामला ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का है, और साथ ही पुलिस ये भी खंगाल कर देख रही है कि क्या इस मर्डर केस में वो आदमी जिसके साथ सबा का इन्वॉल्वमेंट है, जिसके साथ सबा के रिलेशन है, क्या वो रिश्तेदार भी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर गायब करने के पीछे क्या ये भी रीज़न है क्या, ये पुलिस अभी पड़ताल करके देख रही है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। अभी इस केस का खुलासा ज़रूर हो गया है, लेकिन बहुत सारे पहलुओं की सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका सोचना क्या है? मुस्कान और सोनम, उसी कड़ी में ये एक नई अब सबा सामने आई है, सबा फिरदौस, जिसने अपने पति की हत्या करवा दी, और वो भी शादी के कई सालों के बाद, जबकि उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। करवा दी क्या, बल्कि अपने हाथों से कर दी। तो अब इस मामले में सबा के चेहरे से नकाब हट चुका है, पुलिस अभी सबूत जुटाने में लगी है। आने वाले दिनों में मैं जब भी किसी नई कहानी या पेशकश के साथ आप सबके सामने हाजिर होऊंगा, मैं आप लोगों को इस केस से रिलेटेड जो और लेटेस्ट अपडेट होंगे, जैसे मारने का तरीका एग्जैक्टली, क्योंकि एक आदमी को एक अकेली महिला 17 बार चाकुओं से उस पर वार करके उसे जख्मी कर दे और महिला को बिल्कुल चोट भी ना आए, उसे लगे भी नहीं, ऐसा तभी हो सकता है जब वो शख्स जो है बिल्कुल नींद में, ज़्यादा नींद में हो या नशे में हो, या फिर कोई और भी वहाँ पर मौजूद हो जिसने उसके हाथ पांव पकड़ रखे हों। तो पुलिस को अभी इन बातों की पड़ताल करनी है। तो ये अपडेट जब सामने आएंगे इस केस से जुड़े हुए, तो मैं उससे आपको वाकिफ़ कराऊंगा, आपको उसके बारे में अपडेट दूंगा। तो फिलहाल आज की ये कहानी यहीं तक।